हेलो जी, आप सभी का स्वागत है हिमांशु सर पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले परमेय संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे परमेय संख्या होता क्या है। तो परमेय संख्या जानने से पहले सबसे हम लोग को पहले जानना पड़ेगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तभी हम लोग जान पाएंगे परमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या को जानेंगे। तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं से वस्तुओं को गिना जाता है। मान लिया जाए और एक मार्कर है, एक बोर्ड है, एक माइक है, और इसको गिना जाए तो 0 1 2 ऐसे गिना जाएगा जी। तो ये तो दो ही वस्तु हुआ, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तब ना 3 वस्तु हुआ। तो उसी तरह बताया जा रहा है जिन संख्या से वस्तु की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक हो सकता है। उसके बाद आता है, देखिए पहले अगर ऐसा लिख दिया जाए, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो x बराबर 5 आएगा, +3 इधर जाएगा तो -3, तो x बराबर क्या आएगा 2। तो कोई पूछेगा ना जी सॉरी 2 क्या है, मान लिया जाए, चाहे ऐसे एक और बना दिया जाए, अगर x + 2 बराबर 2 अगर सवाल दिया हो, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर +2 है, इधर जाएगा तो -2, तो x बराबर 0। ये भी तो कोई पूछेगा सर 0 क्या है, ना पूछ देगा जी कि सर 0 हम लोग पढ़ रहे हैं तो बताइए ना 0 क्या है। तो 0 ही पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में बोला जाएगा कि प्राकृत संख्या के पहले 0 को शामिल करने से जो संख्याएं बनते हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 4 5 के पहले अगर 0 को हम लोग शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। उसके बाद सब प्राकृत संख्या, सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है, सबसे बड़ा अनंत है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, अब सबसे बड़ा अनंत है। यहाँ तक समझ में आया। अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहे x + 3 बराबर 2, तो इसको हल करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, तो +3 उधर जाएगा तो -3, तो x बराबर -1। तो फिर कोई ना जी कहीं पढ़ेंगे कहीं -1 आ जाए तो कोई पूछेगा ना जी कि -1 सर क्या है बताइए। तो -1 ही पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या में बोला जाता है जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या को धनात्मक से दिया गया प्लस से, इधर ऋणात्मक से दर्शाया गया, इसी को कहा बोला जाता है पूर्णांक संख्या। उसके बाद अगर हम लोग मान लिए जाए ऐसे पढ़े 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटा अगर 2 आ जाए, 2 गुना में रहता है, उधर जाता है तो भाग में हो जाता है। तो कोई पूछेगा ना जी सर 3 बटा 2, 2 बटा 4 -3 बटा 5 तो पढ़ रहे हैं, पर बताइए ना सर क्या है। तो धैर्य रखिए, बता रहे हैं, यही हमारा परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या में बोला गया है जिन संख्या को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ p एवं q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब का ऊपर 3 हो सकता है, -2/4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 0 हो सकता है। पूर्णांक है ना जी 0, पर जबकि q ≠ 0 हो, क्या हो सकता है जी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये हो सकता है 4/0, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 4/0 करेंगे तो 0 0 0 0 आते चल जाएगा, मतलब ये अपरिभाषित है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। पर वहीं पे 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो कट के 0 आएगा। 0/4 रहे तो कट के 0 आता है, क्या कि 0 में 4 से भाग लगाएंगे तो 0 बार में पढ़ेंगे तो 0 आके कट जाएगा, पर 0 से 4 में भाग लगाएंगे तो 0 से 0 में कराएंगे तो 0 4 0 0 ऐसे आते चला जाएगा। तो ये अपरिभाषित है, ई जौन है परिभाषित है। तो 0/1 0/4 परिमेय संख्या हो सकता है, पर 4/0 नहीं हो सकता है। नीचे 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा, अगर ऊपर 0 रहे तो परिमेय संख्या है। चाहे ऐसे केवल 7 भी रहे तो ये परिमेय संख्या है, कि नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो p/q के रूप में हो ही गया। तो उसी के बारे में पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या में बोलेंगे जिन संख्या को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ p एवं q पूर्णांक हो, जबकि नीचे q का मान 0 नहीं हो, q का मान 0 नहीं हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/4 हो सकता है, -6/7 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ऐसे अब अनंत हो सकते हैं। तो हम लोग प्राकृत संख्या जान गए, जिन संख्याओं से वस्तुओं को गिना जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के पहले 0 को शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक कहते हैं। और जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, p जहाँ p
एवं q पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया ना? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो परमेय संख्या पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के गुणधर्म। परमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग समृद्ध। तो समृद्ध में बोला जाएगा कि जब भी दो संख्या प्राकृत संख्या रहे, चाहे पूर्ण संख्या रहे, चाहे पूर्णांक रहे, चाहे परमेय संख्या रहे, अगर दोनों को जोड़ने पर अगर पूर्ण संख्या को जोड़े तो पूर्ण संख्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या को जोड़े तो प्राकृत संख्या आना चाहिए, परमेय संख्या को जोड़े तो परमेय संख्या आना चाहिए। अगर जोड़ने पर आ रहा है तो वो समृद्ध है, अगर जोड़ने पर नहीं आ रहा है तो वो समृद्ध नहीं है। तो सबसे हम पहले देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, समृद्ध होता है कि ना। तो पूर्ण संख्या में सबसे पहले हम लोग योग के बारे में देखेंगे, योग में समृद्ध है कि नहीं है। अगर दो गो पूर्ण संख्या लिए, मान लिया जाए 0 और 5 पूर्ण संख्या लिया जाए तो 5 पूर्ण संख्या ही मिल रहा है, और 4 भी एक पूर्ण संख्या, 7 भी पूर्ण संख्या, अगर दो गो पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं तब 11 भी पूर्ण संख्या मिल रहा है। तो हम बोलेंगे पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। फिर व्यवकलन के मतलब होता है घटाव। तो पूर्ण संख्या में सब घटाव में देखेंगे तो 5 एक पूर्ण संख्या है और 7 एक पूर्ण संख्या है, और घटाव पूर्णांक संख्या होता है। तो दो गो पूर्ण संख्या को घटाए हैं तो पूर्णांक मिला है, तो बोलेंगे पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। उसके बाद हम लोग गुणन देखेंगे। तो गुणन में अगर दो गो पूर्ण संख्या गुना किया जाए 0 और 3 को, तो 0 आ रहा है पूर्ण संख्या, 3 और 7 को गुना किया जा रहा है तो आ रहा है 21 पूर्ण संख्या। तो बोल देंगे कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। और गुना करने पर पूर्ण संख्या के अलावा कोनो भी संख्या आता तो बोलते समृद्ध नहीं है। उसके बाद देखेंगे भाग में। तो भाग में 5/8 करें तो 5/8 एक परमेय संख्या आ गया है, तो हम लोग बोल देंगे कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या योग में, व्यवकलन में, गुणन में, भाग में समृद्ध है कि नहीं है। तो सबसे पहले योग में देखेंगे तो प्राकृत संख्या में 1 और 2 ले रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 3 एक प्राकृत संख्या है, इसलिए बोलेंगे प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। और व्यवकलन का मतलब घटाव होता है। तो घटाव में अगर 5 एक प्राकृत संख्या, 7 एक प्राकृत संख्या, दोनों घटाएंगे तो -2 मिल रहा है, एक पूर्णांक संख्या। तो इसलिए ये व्यवकलन में समृद्ध नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या व्यवकलन में अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अगर दोनों को घटाने पर प्राकृत संख्या ही आ जाता तो हम बोलते हैं समृद्ध है, अगर आ गया पूर्णांक तो बोलेंगे समृद्ध नहीं है। उसके बाद देखेंगे गुणन में। तो गुणन में एक प्राकृत संख्या लिया है 5, एक प्राकृत संख्या लिया है 6, तो दोनों को गुना कराया है तो आया है 30 एक प्राकृत संख्या ही, तो बोल देंगे प्राकृत संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। उसके बाद भाग में देखेंगे तो 5 एक प्राकृत संख्या, 8 एक प्राकृत संख्या, दोनों को भाग लगाया तो 5/8 आया है, तो बोल देंगे कि प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, क्योंकि 5/8 परमेय संख्या आ गया। अगर दो गो प्राकृत संख्या का भाग दिया, अगर प्राकृत संख्या ही आ जाता तो हम लोग बोलते समृद्ध है, लेकिन परमेय संख्या आ गया है तो बोलेंगे समृद्ध नहीं है। उसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। तो योग में अगर दो गो पूर्णांक संख्या लिया जाए, -6 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, अगर दो गो पूर्णांक को जोड़ा जाए तो एक पूर्णांक मिल जा रहा है -1, -7 एक पूर्णांक है, -5 एक पूर्णांक है, दोनों को जोड़े हैं तो -7 प्लस माइनस माइनस होता है -5, अगर दोनों को जोड़े तो -7 -5 -12 होता है, तो -12 भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक मिल जा रहा है, तो बोलेंगे पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। उसके बाद व्यवकलन में देखेंगे तो व्यवकलन में दो गो पूर्णांक संख्या 7 और 5 को घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 5 में 7 को घटा रहे हैं तो -2 पूर्णांक आ रहा है। दो गो पूर्णांक संख्या के 6 में से 8 को घटा रहे हैं तो -14 आ रहा है, 8 में से अगर -6 को घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। अगर दो गो पूर्णांक संख्या को घटा रहे हैं तो पूर्णांक तो मिल जा रहा है, तो बोलेंगे पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। अगर दो गो पूर्णांक को घटाते हैं, पूर्णांक नहीं मिलता तो बोलते समृद्ध नहीं है। गुणन में देखेंगे तो दो गो पूर्णांक का गुना करा रहे हैं, -5 8 -5 गुने -8 गुना करा रहे हैं तो हमेशा पूर्णांक ही मिल रहा है, तो इसलिए बोलेंगे पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। पर भाग करा रहे हैं 5/8, तो 5/8 पूर्णांक है का जी? पूर्णांक में पढ़ाया था ना कि पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक को बोला जाता है पूर्णांक संख्या। तो ये परमेय संख्या आ गया, तो दो गो अगर पूर्णांक संख्या को भाग किए हैं तो पूर्णांक नहीं मिला है, इसलिए बोल देंगे पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। उसके बाद परमेय संख्या के बारे में देखेंगे तो परमेय संख्या में सबसे पहले देखेंगे योग। तो दो गो परमेय संख्या को जोड़ा गया है 3/8 -5/8 को,
तो जोड़ा गया है तो 3/8 को 3/8 लिखा गया है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5/7 को 5/7। अगर दोनों का एलसीएम कराएंगे 8 7 का तो एलसीएम ना होगा तो गुना करा देंगे, 8 7 56। अब 8 के पहले में 56 अगर 7 बार में हुए, 7 से ऊपर 3 में गुना करते हैं तो 7 तरीका 21 आता है, माइनस है तो माइनस देते हैं। उसके बाद 7 के पहला में 56 8 बार में आता है तो 7 8 56 हुए, 8 से ऊपर 5 में गुना करते हैं तो 8 5 40 आता है। तो अगर 21 में से 40 और घटाते हैं तो -19 आता है, नीचे 56 आता है तो 56। अगर दो गो परिमेय संख्या को जोड़े हैं तो हमारा मिल गया है एक परिमेय संख्या, तो बोलेंगे परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। अगर परिमेय संख्या नहीं मिलता तो बोलते हैं योग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पर योग के लिए सम्मिलित होता है परिमेय संख्या। उसके बाद देखेंगे व्यवकलन मतलब घटाव होता है, तो -5/7 में से अगर घटाएंगे 2/3 को तो घटा देंगे तो माइनस आएगा -29/21। तो -29/21 परिमेय ही आया, तो बोल देंगे परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। उसके बाद देखेंगे गुणन, तो गुणन में -2/3 परिमेय संख्या है, 4/5 एक परिमेय संख्या और गुना कराए हैं तो 4 दूनी 8 -8 और 5 15 आ गया है ना। तो -8/15 भी परिमेय आया है। दो गो परिमेय संख्या गुना कराने पर अगर परिमेय मिल जाए तो बोलेंगे परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। अगर नहीं मिले तो बोलेंगे व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पर सम्मिलित होता है गुणन में परिमेय संख्या। और भाग में देखेंगे तो -5/3 को भाग दिया गया है 0 से। 0 है ना जी परिमेय संख्या, पढ़ाए थे तो इसके पहले ही परिमेय संख्या 0 होता है। नीचे 0 रहे 1/0 तो ही परिमेय संख्या न रहे, पर केवल 0 रहे चाहे 0/4 रहे तो ही परिमेय संख्या होता है। तो अगर परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो अपरिभाषित आ जाएगा। अगर मतलब परिमेय संख्या नहीं मिल रहा है, अपरिभाषित मिल रहा है, तो बोल देंगे परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पर एक नोट है कि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें, शून्य को नहीं रखें इसके परिमेय संख्या का सभी समूह, शून्य को छोड़कर जितना परिमेय संख्या बचेगा अगर उसको ले लेंगे और दोनों को भाग कराएंगे तब हमारा अंतर्गत उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इतना भी समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या गुणधर्म में सम्मिलित के बारे में पढ़ेंगे तो उसी प्रयास कीजिए। एक दिया है किताब में क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान यहाँ 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 दिया है, यहाँ भी दिया है, तो इस रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। जिसमें बोला गया एक तरफ संख्या दिया है, अब बताना है योग के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत सम्मिलित है कि नहीं है। तो सबसे पहले दिया गया परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है तो हाँ है, परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है तो हाँ है, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है कि नहीं है तो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए को परिमेय संख्या 3/4 लेते हैं, एक परिमेय संख्या 4/5 लेते हैं। अगर उसको हल करेंगे तो -3/5 एक परिमेय संख्या ही मिला। तो अगर परिमेय संख्या को गुना कराएंगे, गुणन के लिए परिमेय संख्या मिल गया तो हम बोलेंगे कि अंतर्गत सम्मिलित है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हाँ। उसके बाद बोला गया परिमेय संख्या भाग के लिए सम्मिलित है कि नहीं है तो नहीं है। उसके बाद पूर्णांक संख्या योग के लिए सम्मिलित होता है कि नहीं होता है तो देख लेंगे। अगर -3 में अगर -5 को जोड़े तो -3 है तो -3 और -5 है प्लस -5 होता है -8। अगर हम लोग दो गो पूर्णांक को जोड़े तो एक पूर्णांक मिल गया, एक मतलब क्या ये सम्मिलित है। तो लिखेंगे पूर्णांक योग के अंतर्गत सम्मिलित है तो हाँ है। उसके बाद पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है तो हाँ है। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है कि नहीं इसके बारे में देखेंगे। तो -3 अगर -5 में गुना कराए तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 3 5 15 तो हम बोल देंगे कि हाँ है। पूर्णांक संख्या गुणन के लिए भी सम्मिलित है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या योग के लिए सम्मिलित है कि नहीं। अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या 0 है, हमें 5 पूर्ण संख्या को जोड़ें तो एक पूर्ण संख्या ही मिल जाएगा, मतलब का योग में पूर्ण संख्या सम्मिलित है। उसके बाद व्यवकलन में मान लीजिए 5 एक पूर्ण संख्या है, 7 एक पूर्ण संख्या घटाए तो -2 पूर्णांक संख्या आ गया। तो दो गो पूर्ण संख्या घटाने पर पूर्णांक मिल जाएगा, मतलब कहीं सम्मिलित नहीं है। तो पूर्ण संख्या व्यवकलन के लिए सम्मिलित है कि नहीं है तो लिख देंगे नहीं है। उसके बाद गुणन के लिए है। उसके बाद बोल रहा है पूर्ण संख्या भाग के लिए सम्मिलित है कि नहीं। तो देखा जाए तो 5 एक पूर्ण संख्या है, 8 भी एक पूर्ण संख्या है, तो दोनों को भाग लगाएंगे तो 5/8 आएगा, मतलब एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो हम लोग बोल देंगे इसमें भी पूर्ण संख्या भाग के लिए सम्मिलित नहीं है। उसके बाद बोला जाएगा प्राकृत संख्या योग के लिए सम्मिलित है कि नहीं है। तो योग के लिए सम्मिलित है कि नहीं, मान लीजिए एक प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या, दोनों को जोड़े तो 3 है, तो 3 एक प्राकृत संख्या ही है तो बोलेंगे सम्मिलित है। और प्राकृत संख्या व्यवकलन के लिए सम्मिलित नहीं है तो नहीं है। प्राकृत संख्या गुणन के लिए सम्मिलित है कि नहीं, तो मान लीजिए प्राकृत संख्या 3 है, प्राकृत संख्या 2 है, तो गुना कराएंगे तो 3 6 प्राकृत संख्या ही मिला, मतलब कि है।
उसके बाद प्राकृत संख्या भाग के लिए समृद्ध है कि ना, और 2 प्राकृत संख्या है और 3 भी प्राकृत संख्या, अगर भाग लगाए तो एक परिमेय संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या में भाग लगाए तो प्राकृत संख्या नहीं आया, अगर मतलब भी समृद्ध नहीं है, तो प्राकृत संख्या भी समृद्ध नहीं है। इस एक्सरसाइज से पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कौन समृद्ध है कौन समृद्ध नहीं है। परिमेय संख्या का गुण धर्म समृद्ध वाला आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। परिमेय संख्या के गुण धर्म में समृद्ध के बारे में पढ़ लिए थे, अब की बार पढ़ना है क्रमनियमितता के बारे में। क्रमनियमितता होता क्या है, तो अगर दो गो संख्या को जोड़ दिया जाए a प्लस बी तो बराबर आना चाहिए b प्लस सी के। अगर व्याकरण में अगर a माइनस बी को कर रहे हैं, अगर b माइनस सी के बराबर आएगा तब व्याकरण में क्रमनियमितता है। अगर देखा जाए गुना में तो a गुने b गुने सी के बराबर आएगा तभी क्रमनियमितता होगा। उसके बाद a भागा b, अगर b भागे b भागे a के अगर बराबर आए तो भाग में क्रमनियमितता होगा। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद प्राकृत संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक प्रयास कीजिए, क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे कि योग में क्रमनियमय है कि नहीं है। और योग में दो गो पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए, अगर 0 और 7 को, तो फिर 7 और 0 को जोड़ा जाए तो दोनों को बराबर होना चाहिए, तो दोनों 7 और 7 बराबर आ जा रहा है, मतलब योग क्रमनियमय है। a प्लस बी किए और b प्लस a करें तो हमारा आ गया ना बराबर, तो योग क्रमनियमय है। व्याकरण में देखेंगे पूर्ण संख्या, तो 0 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, तो 0 में से 3 को घटाएंगे तो -3 आएगा, पर 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, एक मतलब ये बराबर नहीं है, एक मतलब व्याकरण क्रमनियमय नहीं है। उसके बाद गुणन में देखेंगे तो गुणन में 0 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, तो 0 3 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, फिर 3 और 0 को गुना कराएंगे तो 0 आएगा। तो अगर दोनों बराबर आ जा रहा है मतलब का गुणन क्रमनियमय है। उसके बाद भाग में देखेंगे तो 0 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, अगर भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, पर 3 में 0 से भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित आएगा, मतलब ई बराबर नहीं है तो भाग में क्रमनियमय नहीं है। पूर्ण संख्या भाग में क्रमनियमय नहीं है। उसके बाद पूर्णांक के बारे में देखेंगे तो योग में सबसे पहले देखेंगे कि पूर्णांक -3 है, में 2 जोड़ रहे हैं, फिर इसको पलट दे रहे हैं, 2 में फिर -3 को जोड़ दे रहे हैं, तो दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे योग में क्रमनियमय है। व्याकरण में वैसा ही 5 में -3 को घटाए हैं, फिर -3 में से 5 को घटाए हैं, a माइनस बी किए हैं, यहाँ पे b माइनस ए किए हैं, अगर दोनों बराबर आ गया तो बुझेंगे क्रमनियमय है, अगर नहीं है तो क्रमनियमय नहीं है। तो एक तरफ 8 आ रहा है, एक तरफ -8 आ रहा है, बराबर नहीं है, एक मतलब कहिए क्रमनियमय नहीं है। गुणन में देखेंगे तो गुणन में वैसा ही a गुने b किए हैं, फिर b गुने a किए हैं, तो दोनों बराबर आ गया है, -15 -15, का मतलब गुणन क्रमनियमय है। पूर्णांक में फिर भाग है, तो भाग में 5 भागा -3 किए, फिर -3 में 5 से भाग दिए हैं, a भागा b करे हैं, फिर b भागा a करे हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, एक तरफ है 5 बटा -3, एक तरफ है -3 बटा 5, तो भाग में क्रमनियमय नहीं है पूर्णांक संख्या। उसके बाद देखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या के योग में देखेंगे तो एक प्राकृत संख्या 2 प्राकृत संख्या है, अगर a प्लस बी किए हैं b प्लस a के बराबर, तो इधर भी 3 आया है, इधर भी 3 आया है, एक मतलब का योग क्रमनियमय है प्राकृत संख्या में। फिर व्याकरण में देखेंगे तो 3 में से 2 घटाए हैं, a माइनस बी किए हैं, फिर b माइनस a किए हैं, तो 3 में से 2 को घटाए हैं तो 1 आया है, पर b में से 1 को घटाए तो -1 आया है, बराबर नहीं आया है, एक मतलब का प्राकृत संख्या व्याकरण में क्रमनियमय नहीं है। उसके बाद गुणन में अगर देखेंगे तो 3 और 2 से गुना कराए हैं तो 6 आया है, 2 और 3 से भी गुना कराए तो 6 आया, बराबर आया है दोनों तरफ, एक मतलब का प्राकृत संख्या गुणन में क्रमनियमय है। उसके बाद भाग में देखेंगे तो 3 भागा 2 कराए हैं, 1 भागा b, फिर b भागा a कराना पड़ेगा, तो कराए हैं तो एक तरफ आ रहा है 3/2, एक तरफ आ रहा है 2/3, बराबर नहीं है, एक मतलब का प्राकृत संख्या भाग में क्रमनियमय नहीं है। उसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले योग को देख रहे हैं, तो -2/3 में 5/7 को जोड़े हैं तो आया है 1/21, इसी को अगर उल्टा करके जोड़ दिए हैं तो आया है 1/21, मतलब दोनों तरफ बराबर आया है, अगर मतलब का योग क्रमनियमय है परिमेय संख्या में। उसके बाद व्याकरण में अगर 2/3 को घटाए हैं 5/4 और 2/3 में से घटाए हैं 5/4 को, तो मैंने 7/12 आया है। इसी को अगर उलट दिए हैं a माइनस बी को b माइनस ए कर दिए हैं तो आ रहा है 7/12, तो एगो माइनस में आ रहा है एगो प्लस में, मतलब ये बराबर नहीं है, तो व्याकरण में परिमेय संख्या क्रमनियमय
नहीं है। उसके बाद गुणन में देखेंगे तो 7 -7/6 को गुना कराए 6/5 है तो -7/5 आया है। और यहाँ पे इसी को पलट के और गुना कराया है तो -7/4 आएगा, मतलब का दोनों बराबर आया है। अगर मतलब कहा जाएगा कि परिमेय संख्या गुणन में क्रम विनिमय है। उसके बाद भाग में देखा जाएगा तो 5/4 में भाग दिए हैं 3/7 से तो -35/12 आया है। उसके बाद 3/7 में भाग दिए हैं -5/4 से 12/-35 आया है। भाग 3/7 को 3/7 लिखते हैं, भाग के जो गुना देते हैं नीचे वाला ऊपर देते हैं ऊपर वाला नीचे, इसको गुना खानी कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर भाग दोनों में भाग किए हैं तो हमारा बराबर नहीं आया है तो बोल देंगे कि परिमेय संख्या भाग में क्रम विनिमय नहीं है। क्वेश्चन दिया, प्रयास कीजिए में निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। सारणी दिया है तो ये सब जो खाली है उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है। तो परिमेय संख्या अभी हम लोग पढ़े हैं नहीं, यहाँ पे परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है होता है। फिर पढ़े परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय है तो लिखेंगे नहीं है। फिर देखेंगे कि परिमेय संख्या गुणन के लिए क्रम विनिमय है तो हाँ है। फिर देखा जाएगा परिमेय संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय है तो नहीं है। फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या दिया गया है तो पूर्णांक संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है तो हाँ है। फिर व्यवकलन के लिए है तो नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद गुणन के लिए क्रम विनिमय है तो हाँ है। फिर दिया गया है पूर्णांक संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय है तो पूर्णांक संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय है हाँ नहीं है, दिया गया है नहीं तो लिख देंगे नहीं। फिर पूर्ण संख्या के बारे में देखें तो पूर्ण संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है तो हाँ है। व्यवकलन के लिए है, मतलब व्यवकलन का मतलब घटाव होता है, जहाँ जहाँ व्यवकलन लिखा है तहाँ तहाँ आप लोग घटाव भी लिख सकते हैं। तो व्यवकलन में है तो नहीं भर देंगे। गुणन में है तो हाँ है, भाग में है तो नहीं भर देंगे हम लोग यहाँ पे। फिर वहाँ पे प्राकृत संख्या आएगा तो प्राकृत संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है तो है भर देंगे। फिर दिया गया है व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय है तो नहीं है, पर प्राकृत संख्या तो नहीं भर देंगे। फिर गुणन में देखेंगे तो गुणन में क्रम विनिमय है प्राकृत संख्या तो हाँ है। भाग में है तो नहीं भरा गया आगे से ही। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या गुणधर्म में समृद्ध भी आ गया होगा, क्रम विनिमय भी आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे साहचर्यता के बारे में, उसके बाद तत्समक के बारे में, उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। और इसमें एक ही प्रश्नावली 1.1 एग्जाम्पल कुछ है, एक वीडियो में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करा दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर आप लोग का 8 क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाले क्लास को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू दिल से। तो हम लोग एक शायरी सुन लेते हैं, पढ़ते पढ़ते आप लोग को मन थक गया होगा तो एक फनी शायरी है। इसमें बोला गया है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, और नौकरी ना मिली तो बेचो सब्जी।